गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये रहा आपका सेकेंड लेसन फ्रेंच रेवोल्यूशन का। इस लेसन को शुरू करने से पहले एक बार बस पॉइंट्स को बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट लेसन में हमने पहले क्लिप में हमने क्या क्या बताया था। पहले क्लिप में हमने चर्चा की थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, और उसमें सबसे पहला टॉपिक आया था 14 जुलाई 1789 का, जिसमें बस्टाइल को स्टॉर्म किया था लोगों ने अपना मिनिस्टर बनाकर। फिर दूसरा टॉपिक आया था उसमें फ्रांस के राजा के बारे में, जिसमें लुई 16 के बारे में पढ़ा, उसकी वाइफ के बारे में पढ़ा। ये देखा कि फ्रांस एक डेब्टर बनता है 2 बिलियन कर्ज लिवरेज का। फिर फ्रांस के स्टेट्स के बारे में देखा, जिसमें फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट थे। फिर साथ ही साथ उसमें देखा टैक्स के बारे में, 2 तरह के टैक्स थे, टी थे और टैली। फिर कुछ मिडिल क्लास में कुछ फिलोसफर्स के बारे में पढ़ा, जैसे रूसो, मॉन्टेस्क्यू और जॉन लॉक। इन लोगों की बुक्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानकारी मिली, जैसे जॉन लॉक का 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मॉन्टेस्क्यू का स्पिरिट ऑफ लॉ। ये सब चीज़ें पिछले क्लास में पढ़ी गई। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेकेंड टॉपिक, द आउटब्रेक ऑफ revolution. It's the second lesson of French Revolution. In this lesson we have to read these points: State General, formation of national assemblies, condition over countryside, advantage of national assembly, a constitutional monarchy, political symbol. तो इसमें से कम 3 टॉपिक को भी मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, एंड मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब ये क्लिप आपके सामने प्ले हो रही होगी तो आप अपने पास एक कॉपी रखे होंगे, रफ कॉपी, एंड अगर हो सके तो एसएसटी के लिए एक सेपरेट कॉपी तैयार कीजिए। जो आपको जरूरी लगे उसे नोट डाउन कीजिए, ताकि जब मैं क्लिप समाप्त होने के बाद होमवर्क दूं तो वो होमवर्क बना सके। एंड ध्यान रखें कि होमवर्क स्कूल खुलने के बाद मैं हर एक स्टूडेंट का एक बार देखना चाहूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें पढ़ना सबसे पहले स्टेट जनरल के बारे में। पहले स्टेट जनरल क्या है उसे समझने से पहले कुछ पॉइंट्स है वो समझ लो। फ्रांस के अंदर हमने देखा था कि वो कर्जदार बना हुआ था, एंड लुई 16 चाहता था कि टैक्स को बढ़ाई जाए। लेकिन यहाँ एक बात जानने वाली बात है कि ये जो किंग है फ्रांस का, यानी लुई 16 जो है, इसके पास पावर नहीं है कि ये टैक्स को इंक्रीज कर सके, और ये पावर सिर्फ स्टेट जनरल के पास होती है। एंड स्टेट जनरल के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये स्टेट जनरल की मीटिंग 1640 में लुईस 14 के समय में ही बुलाई गई थी, उसके बाद इसे बंद कर दी गई। अब यहाँ लुईस 16 को इसकी आवश्यकता पड़ी तो इसने इसे बुलाना जरूरी समझा। तो जानते हैं पहले ये है क्या। स्टेट जनरल, इट वाज अ पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस to which 3 states sent their representative। ये फ्रांस का एक पॉलिटिकल बॉडी है, जैसे कि इंडिया में तुम्हारा हम लोग का पार्लियामेंट है, उसी तरह से फ्रांस का पॉलिटिकल बॉडी था, जिसमें ये तीनों स्टेट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेट, अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, और यही रिप्रेजेंटेटिव मिलकर के कोई डिसीजंस लेता था और राजा उसे पास करता था। तो इसकी मीटिंग बुलाई गई 5 मई 1789 को। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये मीटिंग बुलाई गई, फ्रांस में हॉल था, पेरिस में हॉल ऑफ वर्साई, उसी में इसे बहुत अच्छे से सजाई गई ताकि हर एक रिप्रेजेंटेटिव आए और राजा के पक्ष में डिसीजंस ले। तो रिप्रेजेंटेटिव कितने आते थे? टोटल रिप्रेजेंटेटिव होते थे फर्स्ट स्टेट से 300, सेकेंड स्टेट से 300 और थर्ड स्टेट से 600। अब ये टोटल रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ बहुत सारे लोग आते थे, यानी ये जो मीटिंग्स लग रही थी लगभग 200 साल बाद लग रही थी। पहले लास्ट मीटिंग 1614 और ये मीटिंग स्टार्ट हो रहा है 5 मई 1789 को। बहुत सारे लोग आए थे अपने अपने उम्मीद को लेकर कि हमारी मांगे पूरी की जाएंगी। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव आते थे तो इनमें वोटिंग सिस्टम होता था और उसी से कोई डिसीजंस ली जाती थी। तो यहाँ वोटिंग सिस्टम क्या है कि हर एक स्टेट को सिर्फ एक ही वोट देने का अधिकार है। इसका मतलब ये है कि ये 300 रिप्रेजेंटेटिव मिलकर, ये 300 रिप्रेजेंटेटिव मिलकर सिर्फ 1 वोट देंगे। अगला ये 300 रिप्रेजेंटेटिव मिलकर ये भी सिर्फ 1 ही वोट देगा, और ये जो 600 रिप्रेजेंटेटिव है ये सिर्फ
1 वोट देगा। अब इस तरह के वोटिंग सिस्टम में हमेशा प्रोपोजल सेकेंड और फर्स्ट स्टेट का पास हो जाता था। तो इसी प्रपोजल में थर्ड स्टेट वालों ने चेंज करने की डिमांड की। इन थर्ड स्टेट वालों ने डिमांड रखा, क्या डिमांड रखा कि ईच रिप्रेजेंटेटिव हैज 1 वोट, मतलब हर एक रिप्रेजेंटेटिव 1 वोट देगा। ये रूसो ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा, रूसो का एक बुक पीछे हम डिस्कस किए थे, रूसो का था एक बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ही उसने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के फॉर्म की बात की थी। उसी के आधार पे लोगों ने यहाँ डिमांड रखा कि हर एक व्यक्ति को 1 वोट देने का अधिकार हो, जिसके वजह से ये मीटिंग रुक गई। एंड ये थर्ड स्टेट वालों की जब बात नहीं सुनी गई तो ये पूरा का पूरा ये मीटिंग्स को हॉल को छोड़कर बाहर आ गए, और ये लोग नेशनल असेंबली बनाने के लिए वहीं पे यानी वर्साइल्स के अंदर ही एक टेनिस कोर्ट था, उसी टेनिस कोर्ट के अंदर जमा हो गए। और ये जमा हुए थे 20 जून 1789 को। जितने लोग थे सब के सब, बहुत सारी आबादी में यहाँ लोग आए थे। उसका एक छोटा सा फिगर आप यहाँ देख सकते हो कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पे थे। ये सारे लोग थे वहाँ पे इतनी संख्या में। अब ये लोग जब जमा हुए तो इसको 2 व्यक्ति लीड कर रहा था, एक मिराबियो और दूसरा अवेसियस। ये मिराबियो जो था ये एक नोबल फैमिली में जन्म लिया था, यानी एक सेकेंड स्टेट से बिलोंग करता था, लेकिन ये चाहता था कि फ्यूडल सिस्टम जो है उसका समाप्ति हो जाए, फ्यूडल सिस्टम को समाप्त हो जाए, इसलिए ये थर्ड स्टेट वालों के साथ था। एवेसियस जो था एक प्रिस्ट था और ये भी इसके पक्ष में था। इसने लिखा था एक बहुत ही फेमस जर्नल व्हाट इज द थर्ड स्टेट, जिसकी वजह से काफ़ी फेमस हुआ था। तो इन दोनों मिल करके इस नेशनल असेंबली का जो भीड़ इकट्ठा हुआ था टेनिस कोर्ट में, उसे ये लोग लीड कर रहे थे। अब यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि स्टेट जनरल्स का कोई रिजल्ट ही नहीं आया, राजा कोई डिसीजन ले नहीं पा रहा है, थर्ड स्टेट वाले बाहर आ गए हैं, फर्स्ट सेकेंड स्टेट अपना जिद पे अड़ा हुआ है, और पूरे कंट्री का जो स्थिति था वो भी कुछ अच्छी नहीं थी। इसलिए यहाँ पे एक टॉपिक बना दिया है कंट्री कंडीशन ओवर कंट्री साइड। पूरे कंट्री में उस समय बहुत ही भयानक ठंड थी, जिसकी वजह से फसल अच्छी नहीं हुई थी, ब्रेड का दाम काफ़ी बढ़ चुका था, एंड जो बेकर्स होते थे मतलब बेचने वाले, वो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा उठा रहे थे इस चीज़ का। औरतें लंबी कतार लगाने के बाद दुकान के बाहर जब सामान नहीं मिलता था तो वो लोग दंगा भी करते थे, जिसे ब्रेड राइट्स भी कहा जाता है। मतलब ये लोग औरतों का जो राइट्स होता था दुकानों के बाहर, उसे ब्रेड राइट्स का नाम दिया जाता था, मतलब दंगे के लिए, ब्रेड के लिए दंगा करना। इसके बावजूद किसान जो होते थे, किसानों की पकी हुई फसलों को राजा का जो मेनर होता था, मेनर मतलब होता है एक ग्रुप, लैंड लॉर्ड्स का ग्रुप। इन मेनर ने क्या किया, अपने ब्रिंगल्स को यानी डकैतों को, अपना आदमी को भेजा कि किसानों की फंसी हुई फसलें काट के ले आए। तो किसान भी एक तरफ भड़के हुए थे, वो भी अपना हथियार लेके तैयार थे, जो हथियार उनको मिले, चाहे होज हो, पिचकॉर्क हो या फिर कुदाल हो, लाठी, जो भी, सब से वो लेकर के भिड़ने के तैयार थे। यानी पूरे कंट्री के दूसरे कंट्री वाले हिस्से में औरतें जो रही गई थी, मर्द जितने भी मेल थे वो तो यहाँ इकट्ठे थे, औरतें इस तरह से दंगा कर रही थी, किसान अलग से भड़का हुआ था, पूरे कंट्री का सिचुएशन अस्त व्यस्त था। इसी चीज को देखते हुए लोग 14 जुलाई को राजा के पास जा रहे थे, और राजा डर गया था क्योंकि यहाँ मीटिंग भी नहीं सक्सेसफुल हुई। राजा डर के मारे 14 जुलाई को ऑर्डर दे दिया इस पर फायरिंग करो, जिससे यही भीड़ उस बस्टाइल को उड़ा दिया और डिसीजंस कुछ भी नहीं निकला। अब यही अटके हुए हैं। अब ये असेंबली को राजा पास करेगा या नहीं करेगा, ये अगले इन 3 टॉपिक में कवर होगा, और क्या क्या बदलाव हुआ वो भी देखेंगे। लेकिन इससे इस क्लिप के लास्ट में हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जो पिछले क्लिप से रिलेटेड है, और जब ये लेसन खत्म होगा तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस देंगे। आप क्वेश्चंस बनाइए, वो आपका होमवर्क है। यह आपका क्वेश्चन सबसे पहला, हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस ऑफ 1774। दूसरा, व्हाट वाज किंग्स वाइफ्स नेम। तीसरा, हाउ वाज फ्रांस बिकम ए डेब्टर मतलब कर्जदार। हाउ मेनी स्टेट्स वेयर देयर इन फ्रांस, राइट देयर नेम। हु बिलोंग टू थर्ड स्टेट। व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इन 1789। हाउ डिड मिडिल क्लास इमर्ज्ड, राइट द नेम ऑफ फिलोसोफर विद देयर बुक।
व्हाट वाज द आइडिया ऑफ टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये बुक का नाम है, उसका आइडिया क्या था। एंड लास्ट, व्हाट वाज द प्रोपोज्ड इन द स्पिरिट ऑफ लॉ बुक, बुक में क्या बताई गई। ये सारे क्वेश्चंस बनाइए। धन्यवाद।